दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आई डी सिंह है। आपने पहले सेगमेंट को देखा हमारी कि जो मैंने पहला सेगमेंट आपको बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के जो महत्वपूर्ण सेगमेंट थे उसमें सैलिएंट फीचर्स उसमें क्या थे मैंने आपको बताया था। अब इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या आया, इसका परिणाम क्या मिला। तो अगर परिणामों की जो चर्चा करती है, जो हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, वह एक पॉइंट को पढ़ने को मिलता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेकिन जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है, जो दूसरा जो तथ्य है, वो है जिसके के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। अगर परिणामों को देखें तो दो पार्ट में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इसका जो लीगल एस्पेक्ट था, जो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और जो दूसरा सेगमेंट था जो कि पॉलिसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है विक्टोरिया डिक्लेरेशन 1858, जो कि इसका एक परिणाम भी आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो रिजल्ट था वो था विक्टोरिया डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1858 को, जो कि डिक्लेयर किया गया। इसे विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। तो अगर लीगल इसका परिणाम हमको जानना है तो दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर इसके पॉलिसी का जो चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका विक्टोरिया डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1858। दोनों सेगमेंट की चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह ब्रिटेन की सरकार में जो पॉलिसी का जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो इसकी नीतियों का जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो आया विक्टोरिया डिक्लेरेशन को लेकर के। आप जान करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 1858 से लेकर के 1917 तक जो ब्रिटिश सरकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां थीं, उन नीतियों का अगर प्रभाव आपको देखना है, इम्पैक्ट देखना है कि इन नीतियों को कैसे ब्रिटेन की सरकार ने लागू किया, तो आपको विक्टोरिया डिक्लेरेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे विक्टोरिया डिक्लेरेशन में जो बहुत चौंकाने वाली बात बताऊं मैं आपको, वह यह है कि भारत में जो जातिवाद है, जो कास्टिज्म है, वह आपको जैसे बताया जाता है इतिहास की किताबों में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा था। लेकिन कास्टिज्म के बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि कास्ट जो थी एक प्रोफेशनल क्लास के रूप में थी, एक व्यावसायिक वर्ग के रूप में जानी जाती थी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो जातियां थी भारत की, जो प्रोफेशनल क्लास हुआ करती थी, उसमें कोई ऊंच नीच की संभावना बहुत ही कम बनती थी। यानी फलाने जाति बहुत ऊंची है, फलाने जात बहुत नीची है, ऐसा भारतीय इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो जातियों की संरचना अगर उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में आराम से शिफ्ट हो जाता था। जैसे एक सोने का काम करने वाला अगर व्यक्ति है, सुनार है, तो दूसरे प्रोफेशन में यानी लोहार में अगर उसको शिफ्ट करना है तो वह कर सकता है। इसको जो शिफ्टिंग ऑफ कास्ट फ्रॉम द वन क्लास टू अदर क्लास, इफ यू want to check the credibility, that is the very important book that is called the सुमित सरकार, जो कि बहुत ही प्रो लेफ्ट के बड़े राइटर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सुमित सरकार की किताब में, कि 1857 यानी अंग्रेजों के आने के पहले तक जो भारत की जातियां थी बहुत ही फ्लेक्सिबल कास्ट हुआ करती थी। एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में आसानी से शिफ्ट कर जाता था, उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि कैसे बंगाल का व्यक्ति आराम से जब उत्तर प्रदेश में आता था तो उसकी जाति बदल जाती थी। जो मैं आपको हिंट ये करना चाहता हूं कि 1857 के विद्रोह में, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जिन जातियों ने विद्रोह किया था, जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उनको पनिश करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने उनको ब्लैकलिस्ट में, यानी उन्हें क्रिमिनल कास्ट उन्हें घोषित कर दिया। नाम भी बताया था मैंने, जैसे पासी है, अहीर है, गुर्जर है, कोली है, ये तमाम जातियों को उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोल्जर्स, जो सैनिक हुआ करते थे 1857 के विद्रोह में, जो वैरियर क्लास हुआ करता था, जो एक बहादुरी का जो जिसे वैरियर ट्राइब हम कह सकते हैं, उस एरिया को जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया 1857 के, उन्हें
मार्शल कास्ट न पहले ये सब मार्शल कास्ट, जैसे कि बंगाल आर्मी से कहा जाता था, बंगाल आर्मी के जो रिक्रूट हुआ करते थे, जो सैनिक होते थे, मुख्यतः अवध क्षेत्र के होते थे। तो अवध क्षेत्र में जो प्राचीन परंपरा रही है लड़ने की, भिड़ने की, तलवारबाजी की, मतलब हथियार चलाने का जो कौशल हुआ करता था वो लाजवाब हुआ करता था। लेकिन चूंकि इसी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, इसीलिए ये पूरे के पूरे इस एरिया को, फ्रॉम द पटना टू लखनऊ के बीच में जितनी एरिया थी, इस एरिया को उन्होंने नॉन मार्शियल एरिया घोषित कर दिया। यानी यहाँ से सैनिक की भर्ती न करके लेबर और मजदूर की भर्ती करने का उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। ऐसे बहुत से माइलस्टोन स्टेप मैं आपको मैं बताऊंगा कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें हुई। पहले फर्स्ट फैक्ट की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था, उस रिवोल्ट ऑफ 1857 का आउटपुट, इसका परिणाम क्या निकला। परिणामों की श्रृंखला में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 2 अगस्त 1858 को पास किया गया। इसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ने इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे प्रोड्यूस किया था, लेकिन यह एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, क्योंकि यह पहला अवसर था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी के मुद्दे पर वहाँ की सरकार गिर गई। गिरने के बाद वहाँ के पार्लियामेंटेरियन थे मिस्टर हेनरी स्टानले, उन्होंने इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को वहाँ के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। तो उनके रिकमेंडेशन पर, यानी उनके कहने पर ही हेनरी स्टैनले के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वहाँ की पार्लियामेंट में पास किया गया। और वहाँ के जो भी क्वीन विक्टोरिया थी, विक्टोरिया ने उस पर 2 अगस्त 1858 को साइन किया, यानी हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद यह एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए हैं। पहला है कि भारत पर जो कंपनी का रूल था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के हाथ में दे दिया गया। दूसरा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट चलाते थे उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उसकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भारत सचिव होता था, सारे अधिकार वहां पर दे दिए गए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था, आपको पता ही है कि ब्रिटेन का जो राज्य मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और ब्रिटेन के पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होता था। तो उसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय 15 मेंबर्स एक काउंसिल होती थी, उसे इंडिया काउंसिल के नाम से कहा जाता था। इस प्रकार से पूरी की पूरी संरचना थी। भारत का जो चूंकि यहाँ की सत्ता चली गई ब्रिटेन के सम्राट के पास में चली गई, तो पहले कंपनी का जो शासन, जो सब सर्वोच्च प्रतिनिधि होता था भारत में, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय की अपॉइंट किया गया। वायसराय का मतलब होता है, वायस का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, राय का मतलब, राय शब्द राय से निकला हुआ है, राय का मतलब होता है किंग, यानी जो किंग की जगह पर काम करे उसे वायसराय कहा जाता था। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज who was the first secretary of state. So Henry Stanley was the first secretary of state who introduced the Government of India Act in British Parliament. That is the important. इसके बाद हम आते हैं विक्टोरिया डिक्लेरेशन को लेकर के, जो हमारी चर्चा का विषय है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इसे उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ने उसे पढ़ करके सुनाया। जब पढ़ के सुनाया तो उस समय भारत के जो प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, जो यहाँ के नागरिक थे और जो भी सर्वोच्च प्रतिनिधि थे, उनको सामने विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पढ़ करके दिखाया, सुनाया कि इसमें अभी जो प्रोक्लेमेशन है, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी पॉलिसी से लेकर के जुड़ा हुआ विषय है। 1858 से लेकर के 1917 के बीच में ब्रिटेन की सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, जो भी पॉलिसी बनाए, वह विक्टोरिया डिक्लेरेशन पर ही आधारित है।
1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको अब हम चलते हैं एक सिस्टम के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये विक्टोरिया डिक्लेरेशन की जो पॉलिसी का संबंध था, नीतियों का संबंध था, उसका संबंध क्या था। विक्टोरिया डिक्लेरेशन को लेकर के जो इनकी नीतियां हैं वो दो प्रकार की नीतियां थी। इनकी जो इनकी दो प्रकार की नीतियां हैं। पहली जो पॉलिसी का हिस्सा था वो प्रीवियस पॉलिसी को लेकर के जुड़ा हुआ जो पूर्व की नीतियां थी। पूर्व की नीतियों का कहने का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन की सरकार ने 1857 के विद्रोह के पहले जिन नीतियों को लागू किया था उसकी उन्होंने रिव्यू किया, उसकी व्याख्या किया, और जिन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ, हालांकि ब्रिटेन की संसद ने यह नहीं बताया कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, लेकिन 1857 के विद्रोह को कारणों को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें इन्होंने विक्टोरिया डिक्लेरेशन में उन्होंने दो बातों को एक कारणों को बताया। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ था उन कारणों को दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी उनकी हम पुनरावृत्ति फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो प्रीवियस घटनाओं को, यानी 1857 के रिवोल्ट के पहले की जो घटनाएं हो चुकी थी या जो घटनाएं 1857 के रिवोल्ट की जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल थी, ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि उन नीतियों को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे या उनकी हम पुनरावृत्ति दोबारा हम नहीं करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या नीतियां थी, यानी किन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ, उसकी चर्चा विक्टोरिया डिक्लेरेशन में की गई है। दिस इज द ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला जो उनका महत्वपूर्ण तथ्य था कि उन्होंने कहा कि जिन राजाओं के राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्सफुली मिला लिया था, दोबारा ऐसे राज्यों को हम नहीं मिलाएंगे। नॉट टू फोर्सफुल एसिमिलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि इनका ये मानना था ब्रिटेन की सरकार का कि भारत में जितने भी राजा थे उन राजाओं के राज्य को अलग अलग पॉलिसी के तहत फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया। इसमें देखें तो जितने भी भारत के गवर्नर जनरल थे सभी का कहीं न कहीं योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स दैट वाज द एक्सिक्यूटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी का सबसे, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ द एक्लिप्स, इसके अंतर्गत जो है उनको भारत के जो राजा थे, रजवाड़े, उनके राज्यों को मिला लिया। तो उन्होंने पहली पॉलिसी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का या किसी राजा के राज्य का हम फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी जो उन्होंने व्याख्या किया कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, सेकेंड आर्गुमेंट वाज दैट रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम हिंदुइज्म, फ्रॉम द बुद्धिज्म, फ्रॉम द इस्लाम टू द कन्वर्जन इनटू द क्रिश्चियनिटी। उनका यह मानना था कि जो भारत की नीतियां हैं, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां थी, उन नीतियों के अंतर्गत भारतीयों को फोर्सफुल कन्वर्जन कराने का प्रयास किया गया। और रिलीजियस कन्वर्जन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप सर सैयद अहमद खान की पुस्तक एक है रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा है कि सर सैयद अहमद खान का कहना था कि भारतीयों के मन में यह वहम बैठ गया था, यह डर बैठ गया था कि सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हैं, उनके विरुद्ध एक कॉन्स्पायरेसी चल रही है कि इनको क्रिश्चियनिटी में इनको कन्वर्ट किया जाएगा। तो दैट वाज द मेजर रीजन ऑफ द रिवोल्ट। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति को हम रिलीजियस कन्वर्जन हम कराने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी जो ईसाई मिशनरियां जो भारत में काम कर रही थी उनको किसी भी कीमत पर हम प्रमोट करने का प्रयास नहीं करेंगे। सेकेंड रीजन है कि नॉन लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो जमींदारों के, राजाओं के राज्य को तो मिलाया ही गया। अगर आप लॉर्ड डलहौजी के फैक्ट को वगैरह उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने एक महाराष्ट्र में 1853 में एक इनाम कमीशन का गठन किया गया था। इनाम कमीशन में वो था कि महाराष्ट्र में जो 1853 में जितने भी जमींदार थे, अगर उस अपनी लैंड का डॉक्यूमेंट, अगर उनके पास कागज नहीं है
यानी टाइटल अगर उनकी क्लियर नहीं है, उनके उसकी नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे सभी लोगों की प्रॉपर्टी को अपने राज्य में मिला लेती थी। तो ऐसी हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में लोगों के लैंड के जिनके पेपर नहीं थे, उनके सभी उनकी चीज़ों को उन्होंने मिला लिया। तो एक अपने आप में जो भारतीयों का लैंड के प्रति एक अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी प्रॉपर्टी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्सफुली मिलाया, तो मिलाए जाने के कारण जो है यहाँ की बहुत सी पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी उनके विरुद्ध हो गई और 1857 के विद्रोह में शामिल हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी लैंड को फोर्सफुली एक्वायर नहीं किया जाएगा या जबरदस्ती उसे नहीं मिलाया जाएगा। और इसके बाद जो चौथी पॉइंट है इसमें प्रीवियस पॉलिसी पर जो आधारित है, मैंने आपको बताया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन की सरकार का ये कहना था कि किसी भी राज्य में हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, यानी किसी भी राज्य में हम अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, लेकिन कोई दूसरे का एग्रेशन यानी आक्रमण भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन में ये बताया गया कि हमारी भारत में हमारी पॉलिसी क्या होने वाली है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब फ्यूचर पॉलिसी को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1857 के विद्रोह के अगर कारणों को देखें तो यह मुख्यतः एक जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में जो बहुत सी सैनिक बटालियंस थी, जो नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था कि बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री ने इसमें रिवोल्ट किया था। तो जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, इंडियन जो भारतीय जो सैनिक होते थे, उनकी एक्सेस पर उन्होंने कंट्रोल करा दिया। कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शंस ओवर द इंडियन सोल्जर्स, अलग अलग तरीके से इंडियन सोल्जर्स पर प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो अधिकतर जो है अवध क्षेत्र से लिए जाते थे। मोर देन 90%, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वह अवध क्षेत्र से ही उनको सोल्जर्स को लिया जाता था। जो इनका रिक्रूटमेंट का सबसे अधिक एरिया था वो अवध क्षेत्र ही था। इसके अलावा बिहार से भी बहुत से सैनिकों को रिक्रूट किया जाता था, लेकिन वो सेकेंडरी था। तो इन्होंने ये क्या किया कि पटना से लेकर के लखनऊ के आसपास तक पूरी एरिया को उन्होंने लेबर क्षेत्र घोषित कर दिया, मजदूर क्षेत्र घोषित कर दिया कि यहाँ से अब हम सैनिकों की भर्ती न करके बल्कि यहाँ पर हम मजदूरों की भर्ती करेंगे। और आप जान के बहुत आश्चर्य हो जाएंगे कि भारत में आज जो सबसे अधिक भर्ती, मजदूरों की भर्ती का क्षेत्र ये भी यही है। वास्तव में इस पॉलिसी को शुरू करने का श्रेय ब्रिटेन की सरकार को जाता है, जिन्होंने आज से 150 साल पहले इसको शुरू किया था। इस पॉलिसी में कोई भी बदलाव आज की तारीख में नहीं आया हुआ। दूसरा है कि उन्होंने क्या कहा, इंडियन सोल्जर्स डिनाइड द की पोजीशंस। जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे वो जो आर्मी का जो अलग अलग जो हाईली जो डेवलप्ड एरिया, जैसे कि तोपखाना होता था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, तो भारतीय सोल्जर्स को जो तोपखाना की हैंडलिंग यानी उनको एक्सेस देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी भारतीय को तोपखाने की जो महत्वपूर्ण आर्मी की जो एक्सेस होती है उस एक्सेस को हम नहीं देंगे। इसको इन्होंने डिनाई कर दिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि वे जातियां जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया उसे नॉन मार्शियल कास्ट उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिन जातियों को उन्हें कैटेगराइज किया, मैं अभी चर्चा का आपसे कर रहा था कि इस विद्रोह में जो उच्च वर्ग की भूमिका के बारे में कोई संदेह नहीं है कि जो जमींदार थे, जो ताल्लुकेदार थे, जो नवाब थे या जो उच्च वर्ग के लोग ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस रिवोल्ट में, इस विद्रोह में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो भारत की निम्न जातियां थी, जिसके के बारे में लोग चर्चा बहुत ही कम करते हैं। जो इतिहास के जो नए रिसर्च हैं, जो नए शोध हैं, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी से जो अभी पता चला है, नए नए रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हैं भारत के अलग अलग जर्नल्स में, यह उसमें प्रूव होता है, उसमें सिद्ध करता है कि 1857 के रिवोल्ट में जिन जातियों ने पार्टिसिपेट किया था उन जातियों को 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत उनसे पास किया गया और इस एक्ट के अनुसार
उन जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया गया, यानी उनको अपराधी जाति घोषित कर दिया जिन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। इसकी पुष्टि अब किनको क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, उसको आपको पता है कि अवध क्षेत्र में जो सबसे 1857 के विद्रोह में जिस जाति ने सबसे अधिक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए वो थे पासी जाति। यादव, गुर्जर और अन्य जातियां, इनको इन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया गया और 1871 पहले उन्हें बंगाल में लागू किया, इसके बाद अवध क्षेत्र में लागू कर दिया गया और इसके बाद इसे पूरे भारत में यानी मद्रास में भी इसे लागू करने का प्रयास किया गया और इसके बाद इसमें धाराएं बढ़ती गई, लोगों को और शामिल मतलब किया गया। निम्न जातियां का जो रोल था 1857 के रिवोल्ट में, इसकी पुष्टि हमें जब कांग्रेस की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जो है 1857 के विद्रोह कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसको लेकर के जो कंसेप्शन है कि कुछ निम्न जातियां जो पढ़े लिखे लोगों के साथ में रिवोल्ट करना चाहती हैं, उसकी आशंका जो है वो डफरिन के समय होने लगी थी। तो जो इसको लेकर के एक अलग अलग तथ्य है जिसको के बारे में चर्चा करेंगे। तो रिवोल्ट जो हुआ था 1857 के विद्रोह में, उसमें निम्न जातियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन जातियों को अंग्रेजों ने अपने नए कानून 1871 का जो एक्ट था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, उस एक्ट के अंतर्गत उन्हें पनिश किया गया, उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासकीय अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स क्या थे? प्रशासकीय अधिकार को लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारतीयों को उच्च वर्ग से उन्होंने डिनाई कर दिया गया कि उच्च पद पर आपको हम जो है डिनाई मतलब नहीं, एक्सेस नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनकी पॉलिसी पहले से ही थी कि जो हायर पोस्ट्स हुआ करती थी ब्रिटेन की सरकार की, उन्होंने किसी भी भारतीय को उन्हें देने से मना कर दिया कि किसी को दिया भी नहीं गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें से ये थी कि ऊंच और नीच की भावना, अपार्थाइड का जो भाव था ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत पहले था कि जो इंडियंस होते थे, जो भारतीय होते थे, उन्हें कुत्तों की तरह से व्यवहार किया जाता था। लेकिन इसमें बाकायदे उन्होंने सिस्टम बना दिया, जैसे कि हर शहर में एक सिविल लाइन होता था। सिविल लाइन की जो क्षेत्र होता था सिर्फ अंग्रेजों को वहां पर किसी भी भारतीय को जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टमेटिक अपार्थाइड की पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा जो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट थी धार्मिक रिलीजियस राइट्स, उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय, उनका ये मानना था कि जो रिवोल्ट हुआ उस रिवोल्ट में रिलीजियस रीजन यानी धार्मिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण था। उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से धार्मिक सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा को उन्होंने प्रोहिबिट किया था, विडो रीमैरेज को उन्होंने परमिट किया। इस तरीके से अनेक जो है धार्मिक यानी रिलीजियस रिफॉर्म करने का प्रयास किया। तो उनकी ये पॉलिसी हुई कि जो हिंदू धर्म है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो अदर सेक्ट को हैं, उनके किसी भी रिलीजियस राइट्स में हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, यानी कोई भी धार्मिक रूप से हम इंटरफियर करने का प्रयास नहीं करेंगे। उनकी ये पॉलिसी हो गई क्योंकि भारतीयों को ये लगा, भारतीयों का यह मानना था कि हिंदू धर्म में या इस्लाम में कोई अगर समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिफॉर्म करने की, उसको सुधार करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो उसको देखते हुए उन्होंने इस प्रकार के राइट्स में रिफॉर्म किया, सुधार किया कि फ्यूचर में जो हमारी पॉलिसी होगी वो इंडियंस के, भारतीयों के धार्मिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में से प्रस्तुत किया गया। उस समय उसे कंपनी बाग कहा जाता था, आज उसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन का जो इम्पैक्ट था वह बहुत ही माइलस्टोन था अपने आप में, जिसके के बारे में इतिहास की किताबों में चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन सिविल सर्विस के हिसाब से, आईएएस की मेंस के हिसाब से यह पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कि बहुत ही कम पार्ट में पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मेरा लेक्चर था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। उसमें जो की पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे कि पॉइंट नंबर 1 जैसे कि भारत में जो जातियों को, भारत में जो जिन जातियों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में, उन्हें क्रिमिनल कास्ट के रूप में घोषित कर दिया गया। कैसे? उन्हें अपराधी जाति के बाद में घोषित कर दिया गया।
और इससे भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 1901 में जो भारत की जातिगत जनगणना करवाई गई, जिसमें रिजले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत की जातियां हुआ करती थीं, बिल्कुल जातियां एक व्यावसायिक वर्ग हुआ करती थीं, उसमें ऊंच नीच की भावना बहुत ही कम होती थी। तो लेकिन भारतीय समाज में जातियों में भेद पैदा करने के लिए, डिफरेंसेस पैदा करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए 1901 का जो रिजले रिपोर्ट है 1901 की, उस रिपोर्ट में पहली बार भारतीय समाज को जो जातियों में बटा हुआ है उसमें एक श्रेणी बनाई उन्होंने कि फलाने जाति बहुत ऊंची है, फलाने जाति बहुत नीची है। अभी मैंने बताया कि जो पासी जाति हुआ करती थी वास्तव में यह उच्च वर्ग में आती थी। ऐसे अनेक जातियों का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। उन्हें रिजले का जो 1901 का जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में इनको एससी कैटेगरी में डाल दिया, ये निम्न श्रेणियों में डाल दिया गया। अगर उस समय 1901 के आसपास की जिस समय यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस समय ब्रिटिश हिस्ट्री को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सामने यह प्रस्तुत हो जाएगा कि पूरे भारत में, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में जब यह रिपोर्ट रिजले की 1901 की प्रकाशित हुई तो पूरे भारत में दंगे जैसी स्थितियां हो गई थी, क्योंकि जिन जातियों को निम्न वर्ग में डाला गया वास्तव में वो निम्न वर्ग में थी नहीं, लेकिन उस विद्रोह को उन्होंने समाप्त कर दिया और भारतीय समाज को जो जातियों में बटा हुआ है, जो कि एक व्यावसायिक वर्ग है, उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा करने का श्रेय सबसे पहले अंग्रेजों को जाता है, जो 1901 में उन्होंने करके दिखाया। इसके अलावा मैंने अभी जो मेरी पॉइंट थी कि उन्होंने कहा कि हम धर्म में अधिकार, धर्म जो रिलीजियस अफेयर्स है इंडियंस का, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, कोई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उनको लगा कि 1857 के विद्रोह में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण रोल था। इसके बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि हिंदुओं को और मुसलमानों को हम एक जो है भिड़ाने का प्रयास, यानी दोनों के बीच में फूट डालने का प्रयास उन्होंने किया और मुसलमानों के अंदर से उन्होंने ऐसे लोगों को उन्हें पैदा करने का प्रयास किया जो कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड का काम करते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम है। सर सैयद अहमद खान को आपको पता होगा कि उनकी एक अलग से उनकी फिलॉसफी थी, उनकी एक दर्शन थी। सर सैयद अहमद खान का ये बहुत साफ साफ मानना था कि भारत के मुसलमानों को कुछ अगर मिलने वाला है तो वह कांग्रेस नहीं दे सकती है, बल्कि कुछ भी अगर मिलेगा हमको तो वह अंग्रेजों के माध्यम से ही हमको मिल सकता है। सर सैयद अहमद खान का यह मानना था कि जो भारत का मुसलमान है वह शासक वर्ग है, जो हिंदू जनता है वह शासित है, यानी वो प्रजा की तरह से काम कर सकती है। और सर सैयद अहमद का यह निजी रूप से मानना था कि अंग्रेजों के जाने के बाद अगर कोई भारत का शासक होगा तो वो मुस्लिम जाति होगी या मुस्लिम कौम होगी। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ डिसीजन देने का निर्णय किया और अंग्रेजों की नीतियां भी थी कि हिंदू समाज को, यानी भारतीय समाज को डिवाइड करना। तो वह अपनी नीतियों पर सफल हुए। सर सैयद अहमद खान का जो साथ मिला वो अंग्रेजों का साथ उनको मिला और उसका रिजल्ट रहा कि 1906 में ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो भारत को जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लड़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई, अगर उसकी रूट्स को खोजना है, आपको उसकी जड़ों को खोजना है, तो आपको विक्टोरिया डिक्लेरेशन के बारे में जानना पड़ेगा, यानी विक्टोरिया की जो घोषणा है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। यही नहीं, भारतीय समाज को उत्तर भारत से दक्षिण भारत को भिड़ाने की परंपरा, पंजाब को बंगाल से भिड़ाने की परंपरा, हिंदी को उर्दू से भिड़ाने की परंपरा, द्रविड़ को आर्यों से भिड़ाने की परंपरा, इन सभी चीजों की अगर आपको जड़ खोजना है तो आपको विक्टोरिया डिक्लेरेशन में खोजना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको 1 से 50 तक बंद कर दीजिए थोड़ा। जाएगा, ठीक है। और ये 1 से 25 तक इसको आ जाना है तो इसको यूज करना पड़ेगा। बेटा थोड़ा बंद कर दो उसको। 1 से 25 तक क्या है, कोई ऐसे देश का